एक बहुत अमीर और जीनियस इंसान जिसने टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा कमाया था। वो इतना जीनियस था कि उसने 20 की उम्र में ही वाईफाई राउटर के की कंपोनेंट को डिज़ाइन किया और उसे अपने नाम पे पेटेंट भी करा लिया। उसने बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी को स्टार्ट भी किया और कई सारी कंपनी तो खरीद के बेच भी डाला। पर वो अमीर और जीनियस होने के साथ साथ एक बहुत ही घमंडी टाइप का इंसान था। इस इंसान को शो ऑफ करने का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि ये हमेशा अपने साथ कड़क नोट की गड्डियाँ लेके घूमता, ताकि ये किसी भी इंसान को पैसा दिखाते हुए घमंड के साथ कह सके कि तुझे पता नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, तुझे तो मैं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ऐसे ही लगातार शो ऑफ करता रहता, अनहेल्दी लाइफ जीता, पार्टी, अल्कोहल और हर एक टाइप की अय्याशी। एक बार होटल के एक स्टाफ को इसने बहुत सारा पैसा देते हुए बोला कि जाओ और मेरे लिए कुछ सोने के सिक्के लेकर के आओ। टोटल जितने भी सोने के सिक्के आते हैं, पता है ये उसका क्या करता है? ये महाशय उन सिक्कों को अपने दोस्तों के साथ मिलके पानी में पत्थरों की तरह फेंकता है, ये देखने के लिए कि किसका दूर तक जाता है। एक बार होटल में इस इंसान से एक लैंप टूट जाता है, तो वहाँ का मैनेजर इसे बोलता है कि सर ये $500 का लैंप था, आपको पैसा देना पड़ेगा। घमंडी इंसान उस मैनेजर के मुंह पे $5000 फेंकता है और बोलता है कि आज के बाद मुझे अपना शक्ल मत दिखाना। अब ऐसे ही शो ऑफ होता रहता है, पर इस टाइप के व्यक्ति के पास पैसा कितना ही देर तक टिकने वाला था। जल्दी सुनने में आया कि करोड़पति जीनियस घमंडी इंसान बर्बाद हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लोन सर पे आ गया, गेम ओवर। ऐसे बहुत से स्मार्ट और जीनियस लोग अमीर बन तो जाते हैं, पर वो लोग जिंदगी भर अमीर बने नहीं रह पाते हैं। अब ये सुनो, रोनाल्ड रीड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनके फैमिली में ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हाई स्कूल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अब इन्होंने पहले 25 साल तक एक गैस स्टेशन पे काम किया, फिर जेसी पेनी नाम के कंपनी में 17 साल तक एज अ फ्लोर क्लीनर काम किया। इसके बाद इन्होंने 38 साल की उम्र में 2 बेडरूम वाला $12,000 का एक घर खरीदा और पूरी ज़िंदगी उसी में रहे। और इसके बाद जब ये 50 साल के थे तो इनकी वाइफ का डेथ हो गया और उसके बाद इन्होंने दोबारा शादी नहीं की। फिर 2014 में जब ये 92 ईयर्स के थे उस वक्त इनका डेथ हो गया और उसके बाद इंटरनेशनल हेडलाइन में रोनाल्ड रीड को मेंशन किया गया। क्यों? बिकॉज रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन का वेल्थ था। और ये बात इतनी ज़्यादा बड़ी इसलिए थी बिकॉज 2014 में 28,13,503 अमेरिकन्स का डेथ हुआ था, जिनमें से 4,000 से भी कम कुछ ऐसे लोग थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ज़्यादा की थी, और रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अब सवाल आता है कि एक स्वीपर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने इतने बड़े वेल्थ को कैसे क्रिएट किया? यहाँ पर कोई भी सीक्रेट नहीं है, यहाँ पर कोई भी लॉटरी नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। रोनाल्ड रीड से जितना भी पैसा सेव होता था वो उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, और सालों के बाद उनका सेविंग कंपाउंड होते होते $8 मिलियन में बदल गया, मतलब टोटल 66 करोड़ रुपीस बन गया। वही दूसरी तरफ रिचर्ड फॉस्कोन, हार्वर्ड एजुकेटेड, MBA डिग्री होल्डर, 40 की एज में रिटायर हो गया, टॉप 40 सक्सेसफुल बिजनेस पीपल में नाम। सन 2000 में रिचर्ड फॉस्कोन ने 18,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा था, वो भी लोन पे। और ये घर इतना ज़्यादा लग्जूरियस था कि इस घर में 11 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 पूल्स और 7 गैरेजेस थे। और इतना ज़्यादा लग्जूरियस होने के कारण इस घर का मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट $90,000 था, मतलब आज के टाइम पे 75 लाख रुपीस था। अब इन सब के बाद 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और इसके कारण रिचर्ड फॉस्कोन बर्बाद हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। उसका डेट और उसका इलिक्विड एसेट उसे कहीं का नहीं छोड़ता है। और वो घर, जो घर इसने लिया था, जिस घर में लेट नाइट तक पार्टी होती, टॉप टाइकून्स आकर के अय्याशी करते, वो घर पता है कितने में बिकता है? उस घर की जितनी वैल्यू रहती है उससे 75% कम में बिकता है, मतलब 100 का 25 मिलता है। एक तरफ एक अनएजुकेटेड आदमी $8 मिलियन का वेल्थ क्रिएट करके जा रहा है, और दूसरी तरफ हार्वर्ड एजुकेटेड पढ़े लिखे MBA वाले लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्या रीज़न है इनके बर्बाद होने का? कहानी में अभी तक 2 लोग बैंकरप्ट हुए और एक ने वेल्थ क्रिएट किया। क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल वर्ल्ड का सीक्रेट कुछ और है। फाइनेंस की दुनिया में आपके पास पैसे को लेकर के कितना नॉलेज है, आप कितने बड़े जीनियस हो, इससे ज़्यादा मैटर ये रखता है कि आप पैसे के साथ क्या बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर स्किल कैसा है। अगर ये एक स्किल आपके पास नहीं है देन सब कुछ कमा करके भी खो दोगे। और यही चीज़ें बताई गई हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में।
इस बुक में आपको वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस के ऊपर टाइमलेस नॉलेज मिलेगा। मतलब टाइम कितना ही क्यों ना बीत जाए, पर इस बुक के लेसन्स आपके लिए हमेशा काम आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस बुक के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स डिकोड द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। लेसन नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। देखो, बहुत से लोग पैसों के साथ क्रेजी चीज़ें तो करते हैं, पर कोई भी इंसान क्रेजी होता नहीं है। होता ये है ना कि हर एक इंसान का जन्म एक अलग जनरेशन में होता है, फिर उसको अलग पेरेंटिंग मिलती है, वो अलग कंट्री में भी हो सकता है, अलग इकोनॉमी को भी फेस कर सकता है, और इतना ज़्यादा अलग एक्सपीरियंसेस के कारण हर एक इंसान का पैसे को लेकर के नज़रिया और बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग होता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि अगर किसी भी इंसान का स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो वो बोलता है कि स्टॉक मार्केट तो एक फ्रॉड है, स्कैम है, मैं इन चीज़ों में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, स्टॉक मार्केट में किसी को भी नहीं जाना चाहिए। तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नज़रिया है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। जबकि ऑथर कहते हैं कि हम लोग का पैसों के साथ जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है उसका दुनिया से लेना देना सिर्फ 0.00000001% होता है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इंसान का स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है, 1 या 2 बार हो जाता है, और वो उसी के बेसिस पे पूरे स्टॉक मार्केट को बोलता है कि भाई ये फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ लॉस कराता है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज उसने बस 1-2 एक्सपीरियंसेस पे पूरे फील्ड को जज कर दिया है। हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग को पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, पर हमने हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस भी नहीं किया हुआ है। आप एग्जांपल ले लो, यूएस में लो हाउस होल्ड वाले लोग $400 एनुअली सिर्फ और सिर्फ लॉटरी पे स्पेंड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उन्होंने किसी को देखा होगा कि किसी का लॉटरी में बहुत अच्छा खासा इनकम हो गया, तो उन्हें लगता है कि भाई हमारा भी किसी दिन ऐसे ही लक के थ्रू बहुत सारा पैसा आ सकता है, और इसी कारण वो लोग इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं पैसा लॉटरी के ऊपर। जबकि अगर वो लोग उसी पैसा को म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद, देन चांसेस है कि वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑथर बात करते हैं फियर के बारे में। हर एक इंसान को हमेशा एक डर रहता है कि कहीं भाई मेरा इस फील्ड में ना लॉस ना हो जाए, या फिर कहीं मैं इस फील्ड में फेल ना हो जाऊं। ये डर आपके नॉलेज से नहीं जाने वाला, याद रखना इस बात को। ये डर तभी जाएगा जब आप उस चीज़ को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हो। इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर अपने स्टार्टिंग के डेज में पेपर ट्रेड करते हैं और उसमें वो लोग प्रॉफिट बना लेते हैं, पर जब वो लोग एक्चुअल में रियल लाइफ में ट्रेड करते हैं तो उनमें से बहुत सारे ट्रेडर अपना लॉस करा बैठते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पहली बार एक्सपीरियंस किया है और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी रहते हैं। और इसीलिए माइकल बैटनिक कहते हैं, सम लेसन्स हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड बिफोर दे कैन बी अंडरस्टूड, वी ऑल आर विक्टिम इन डिफरेंट वे टू दैट ट्रूथ। मतलब हमें कुछ लेसन्स को ना समझने से पहले उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेसन नंबर 2, नेवर इनफ। अगर आपको आपका इनफ नहीं पता है, देन आप कितना ही सारा पैसा क्यों ना कमा लो, आप कितने ही अमीर क्यों ना बन जाओ, आप सब कुछ कमा करके भी खो दोगे। ऐसा ही कुछ हुआ था रजत गुप्ता के साथ। इन्होंने अपने बचपन को बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजारा था, पर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद ही बिकम अ CEO ऑफ कंपनी कॉल्ड मैकेंसी, और इसके बाद इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था। सन 2008 में इनका नेटवर्थ था $84 मिलियन, मतलब 699 करोड़ रुपए। अब इतना सारा पैसा कमा लेने के बाद भी इनको इनका इनफ पॉइंट नहीं पता था। अब आगे सुनो, सन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, और इस क्राइसिस का इम्पैक्ट गोल्डमैन सैच नाम के एक कंपनी पे आने वाला था, और रजत गुप्ता को सीक्रेट बात ये पता लगता है कि किंग ऑफ इन्वेस्टर वॉरेन बुफे इस कंपनी को बचाने वाले हैं, और इसके लिए वो इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब क्योंकि ये बात पब्लिक में जाने से पहले रजत गुप्ता को पता लगता है, तो वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वो एक हेज फंड मैनेजर जिसका नाम राजा रत्नम रहता है, इसे बोलते हैं कि भाई गोल्डमैन सैच नाम के इस कंपनी का 1,75,000 शेयर्स परचेस कर लो। अब इसके कुछ टाइम के बाद वॉरेन बुफे इस कंपनी में $5 बिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद मार्केट में अलग सा भूकंप आ जाता है, क्योंकि वॉरेन बुफे को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, और इस कारण और भी बहुत से लोग इस कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, और इस कारण गोल्डमैन सैच नाम के इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और इसके कारण इन दोनों ने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया था। पर ये चीज़ असल में इलीगल था, बिकॉज रजत गुप्ता इस कंपनी के एक मेंबर थे, और कोई
कोई भी इनसाइडर अपनी कंपनी से इस तरीके से प्रॉफिट नहीं कर सकता है, ये इलीगल होता है, इसे असल में इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और इसी क्राइम के बेस पे दोनों को जेल होती है, पूरा करियर बर्बाद हो जाता है, मार्केट में इज्जत और रुतबा खत्म हो जाता है। ये होता है जब आपको आपका इनफ नहीं पता रहता है। रजत गुप्ता के पास $84 मिलियन थे, ये जैसी चाहे वैसी ज़िंदगी जी सकते थे, पर इन्होंने फालतू का रिस्क लिया, वो भी एक इलीगल काम को करने में। अब इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, इनफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक अमाउंट पे आकर के स्टक हो जाते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो और बाद में ग्रो नहीं करते हो। इनफ का मतलब ये है कि आपको पता रहता है कि अभी फ़िलहाल मुझे रिस्क नहीं लेना है, अभी मुझे रिलैक्स करना है। इनफ पता रहने के कारण आपका फैमिली, आपका हैप्पीनेस, स्लीप और आपका हेल्थ सब बहुत ज़्यादा सही रहता है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जेसी लिवरमोर अपने टाइम के ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर माने जाते थे। 30 की उम्र में ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए थे, जिसके बाद 1929 में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में वाइप आउट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बिकॉज ये वो दौर था जिस वक्त 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, और 1929 के इन बुरे दिनों को, जिस वक्त स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था, इन दिनों को बाद में ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक थर्सडे बोला जाने लगा। अब इन सब के बीच जेसी लिवरमोर की वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बिकॉज उन्होंने पहला न्यूज़ सुना था कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है, और दूसरा न्यूज़ उन्होंने ये सुना था कि वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब उस शाम जब जेसी लिवरमोर घर आते हैं, तो उस वक्त उनकी वाइफ उनसे पूछती हैं कि क्या हम लोग बर्बाद हो गए? जेसी लिवरमोर बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, हम लोग इतने अमीर बन चुके हैं कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बात ये व्यक्ति तब बोल रहा है जब बहुत से लोग मार्केट में बर्बाद हो रहे थे। जेसी लिवरमोर किस हाई लेवल के ट्रेडर थे, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि एक बार तो इन्होंने एक दिन में $3 बिलियन कमाया था, वो भी उस वक्त जब मार्केट इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। और इसके बाद जेसी लिवरमोर दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हो गए थे। पर 28 नवंबर 1940 को एक शाम आता है। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। जेसी लिवरमोर एक होटल में थे और उस वक्त इन्होंने अपने एक पिस्टल से खुद को शूट करके आत्महत्या कर लिया था। अब सवाल आता है कि जेसी लिवरमोर ने सुसाइड क्यों किया था? हुआ ये था कि जिस टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था और जेसी लिवरमोर बहुत सारा पैसा कमा रहे थे ना, इस टाइम पे इनके अंदर आ जाता है घमंड। अब ये बोलते हैं कि जैसा मैं सोचूंगा मार्केट भी वैसा ही परफॉर्म करेगा, और ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग थिंकिंग होता है। और इसके बाद ये एक ट्रेडर से एक गैमलर बन जाते हैं, और अब ये बेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बोलते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट डाउन जाएगा, मतलब मार्केट डाउन ही जाएगा। और इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कई बार इनका प्रेडिक्शन रॉन्ग होता था, जिस कारण ये अपना बहुत सारा पैसा लूज़ भी कर देते थे। पर इनका घमंड यहीं पर नहीं टूटता है। अब ये बहुत सारे लोगों से पैसा बोरो करते थे, लोन पे पैसा लाते थे और उसे भी मार्केट में लगाते थे, और ऐसे ही करते करते एक टाइम के बाद इनका लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और एसेट ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देते हैं। पैसा कमाना और उससे अच्छी तरीके से संभाल करके रख पाना, ये दोनों ही अलग अलग स्किल होता है। बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा रहता है, पर बाद में वो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, जैसे कि जेसी लिवरमोर, नीरव मोदी, विजय माल्या, अनिल अंबानी और केबीसी के सुशील कुमार। इन सब लोगों के पास पैसा तो बहुत सारा था, पर उसे सही से मैनेज नहीं कर पाने के कारण बाद में ये सब लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम लोग पैसा कमाने के टाइम पे जो भी चीज़ करते हैं ना, वहीं पर पैसे को मैनेज करने के लिए हमें उन सब चीज़ों का अपोजिट करना पड़ता है, विपरीत करना पड़ता है। समझाता हूँ। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ता है। पर वहीं पर पैसे को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पेसिमिस्ट बनना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि अगर कभी भी फ्यूचर में मुझे मेरे बुरे दिनों को फेस करना पड़े और उस वक्त मुझे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत हो, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर आप इस टाइप से सोचते हो, देन आप पैसे की कदर करते हो, उसे इंपॉर्टेंस देते हो। दूसरा चीज़ जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं वो होता है फियरलेस होना। हमें डरना बंद करना पड़ता है, पर वहीं पर पैसे को मैनेज करने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत डरना पड़ता है। हमें इस तरीके से सोचना पड़ता है कि अगर हम लोग अपना पूरा का पूरा कैपिटल एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे और वो लॉस में चला जाएगा, देन हम लोग अपना पूरा कैपिटल खो सकते हैं। और तीसरा चीज़ जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं वो होता है लिमिटलेस होना। पर वहीं पर पैसा को मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत लिमिट में रहना पड़ता है। हम हर जगह अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि पैसा कमाने के वक्त हम लोग जो भी चीज़ करते हैं उसी को हमें पूरा अपोजिट करना है पैसे को मैनेज करने के लिए। लेसन नंबर 4, टेल्स यू विन।
आप किसी भी फील्ड में जाते हो और वहाँ पर आप अपना टाइम, मनी, एफर्ट सब लगा देते हो, पर आपको कोई भी खास रिजल्ट नहीं मिलता है। अब ऐसे ही करते करते आपका एक काम होता है और वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है और उसके कारण आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हो। डिज़नी, जो कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा सफल है, पर एक टाइम पे डिज़नी का पहला स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया था। मिड 1930s में डिज़नी ने 400 से ज़्यादा कार्टून्स को प्रोड्यूस किया था, पर ये सब मार्केट में कुछ खास चलता नहीं है। अब इन सब के बाद डिज़नी फाइनली बनाता है स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स, और इसके कारण डिज़नी का दशा और दिशा दोनों ही पलट जाता है। डिज़नी ने स्नो वाइट से $8 मिलियन कमाया और उसके बाद डिज़नी के ऊपर जितना भी कर्ज था उसे भी चुकाया, और उसके बाद डिज़नी असल में सफल हो पाया। फेमस एक्टर ब्रैड पिट इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये बोलते हैं कि मैंने एक सिंपल सा मैथ को समझा है। मैंने समझा है कि मेरा कोई काम सफल होता है तो कोई फेल होता है, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे ध्यान देता हूँ, और आपको भी सिंपली यही करना है। मेरे चैनल पे भी अभी कुछ खास व्यूज़ नहीं आते, इट डजंट मीन कि मुझे वीडियो बनाना बंद कर देना है। मुझे बस मेरे काम पे ध्यान देना है। लेसन नंबर 5, फ्रीडम। आप अमीर बनते हो, क्यों बनते हो? क्या आप अमीर सिर्फ इसलिए बनते हो ताकि आप बस दिखावेबाजी में लगे रहो? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इंसान अगर अमीर बनता है तो उसका मेन गोल होता है फ्रीडम को पाना, अपनी ज़िंदगी को फ्रीली जी पाना। अगर मैं आपको एक ऑफ़र दूं जिसमें मैं आपको बोलूं कि मैं आपको $1 बिलियन दूंगा, पर उसके बाद भी आपको हर रोज़ सुबह उठ करके मेरे लिए 8 से 10 घंटे काम करना है, हर रोज़ एक ही काम को रिपीट करना है, और अगर आपको कहीं भी वेकेशन पे जाना है देन आपको मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर मैं ना बोलूँगा देन आप नहीं जा पाओगे। क्या इस टाइप की ज़िंदगी में, जिसमें आप हर रोज़ एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो, उस ज़िंदगी में आप इतने सारे पैसे के साथ भी खुश रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज़ फ्रीडम ही असल हैप्पीनेस है, उसके बाद ही आप अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हो। पता है वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म क्या है? वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म ये है कि आप सुबह सुबह उठते हो और आप बोलते हो कि आज मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, मेरा अपने टाइम पे पूरा कंट्रोल है। लेसन नंबर 6, नथिंग इज़ फ्री। आप जिन रील्स को, फालतू के रील्स को इंस्टाग्राम पे देखते हो जिसमें सिर्फ न्यूडिटी होता है, फालतू का मीम होता है और फुल टाइम पास होता है, और आपको लगता है कि ये सब रील्स तो टोटली फ्री है, देन आप बहुत ज़्यादा गलत हो। बिकॉज़ उन रील्स पे आप अपना जो घंटों का टाइम लगा रहे हो ना, अगर आप उस टाइम को अच्छे जगह पे यूटिलाइज़ करते, इन्वेस्ट करते, देन आप लाखों रुपए कमा सकते थे। तो आपका लाखों का नुकसान हुआ है, तो वो फ्री कहाँ से हुआ? इसके साथ ही साथ आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो कुछ रुपए दे करके, पर एक्चुअल में आप वहाँ पर जितना टाइम लगा रहे हो उसके थ्रू वो सब प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहे हैं। इस बात को फिर से मैं बोलता हूँ, आपके टाइम से ये सब प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से फ्री हुई, या फिर ये चीज़ें कहाँ से सस्ता हो गया? इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप अपने बहुत सारे टाइम को किसी भी ऐसे जगह पे लगाते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, देन समझ जाना वो चीज़ बस दिखने में फ्री है, असल में वो बहुत ज़्यादा महंगा है। वेल, ये थे वो 6 वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब रुको, कहीं पर जाओ मत, बिकॉज इस टाइप का कंटेंट, वो भी इस क्वालिटी में, आपको हर जगह पे नहीं मिलने वाला है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोग इतने कम सब्सक्राइबर में जी रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यार अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल पे सेलेक्ट कर लो। हम लोग को जल्द से जल्द 1K कंप्लीट करना है। अभी का टाइम पे ये जो वीडियो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैंने आपको जेनजी के हर एक प्रॉब्लम के बारे में बताया है और एंड में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। बाय एंड जय हिंद, जय भारत।